नमस्कार। आयुर्वेद और स्वास्थ्य में रुचि रखने वाले हमारे सभी श्रोताओं का द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और काफी प्रैक्टिकल विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। विषय है ऋतुचर्या, यानी मौसम के बदलते मिजाज के साथ अपनी लाइफस्टाइल और खान पान को कैसे ढालें, कैसे एडजस्ट करें। ये सिर्फ कुछ घरेलू नुस्खे नहीं है, बल्कि आयुर्वेद का एक गहरा सिद्धांत है जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर स्वस्थ रहना सिखाता है। और हमारी ये चर्चा आधारित होगी प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम पर, उसके सूत्र स्थान के 3रे अध्याय और जो उसकी टीकाएं हैं, कमेंट्रीज हैं, उन पर। हमारा मकसद है इस हजारों साल पुराने ज्ञान को आज के संदर्भ में समझना। हम देखेंगे कि कैसे आयुर्वेद साल को अलग अलग हिस्सों में बांटता है, कैसे ये बदलाव हमारे शरीर की ताकत पर, हमारे बल पर असर डालते हैं, और हर मौसम में सेहतमंद रहने के लिए क्या खास हिदायतें दी गई हैं। और हाँ, एक मौसम से दूसरे में जाते वक्त का जो समय होता है, जिसे ऋतु संधि कहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए प्रकृति के इस लय को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आयुर्वेद साल को कैसे देखता है? क्या इसे सिर्फ गर्मी, सर्दी, बरसात ऐसे ही बांटा गया है? नहीं, आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है, ज्यादा विस्तृत है। ये साल को 6 ऋतुओं में बांटता है और हर ऋतु लगभग 2 महीने की होती हैं। अष्टांग हृदय में एक श्लोक भी है, मासेर द्विसंख्याय माघाध्यय क्रमात् षड ऋतुवः स्मृतः शिशिरोथ वसंतश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद्धिमः। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है माघ महीने से शुरू करके जो करीब जनवरी मिड में आता है, वहां से 2-2 महीनों के क्रम से ये 6 ऋतुएं मानी गई हैं। शिशिर, फिर वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। यानी शिशिर हो गया करीब जनवरी फरवरी, वसंत मार्च अप्रैल, ग्रीष्म मई जून, वर्षा जुलाई अगस्त, शरद सितंबर अक्टूबर और हेमंत नवंबर दिसंबर, मोटे तौर पर। हाँ बिल्कुल, ये महीने भारतीय कैलेंडर के हिसाब से हैं और इसमें थोड़ा बहुत रीजनल फर्क, क्षेत्रीय अंतर हो सकता है। ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि सुश्रुत संहिता जैसे कुछ और प्राचीन ग्रंथों में ऋतुओं का क्रम या महीने थोड़े अलग भी बताए गए हैं। अच्छा, वो क्यों? हाँ, तो जो टीकाकार हैं जैसे अरुण दत्त, वो समझाते हैं कि ये फर्क शायद चंद्रमास की बजाय सूर्य की राशियों में स्थिति यानी सौर मास के आधार पर हो सकता है। और उनका मानना है कि राशि लक्षण को मास लक्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और ये क्षेत्रीय भिन्नताओं को भी दिखाता है। जैसे कहीं बारिश ज्यादा होती है तो वहां वर्षा से जुड़ी ऋतुओं का, जैसे प्रावृत और वर्षा का अलग अलग जिक्र मिल जाता है। कहीं ठंड ज्यादा है तो हेमंत और शिशिर पर ज्यादा जोर होता है। लेकिन जो मूल भावना है वो यही है कि साल में 6 मुख्य मौसमी चरण होते हैं। 6 ऋतुएं, ये तो काफी सूक्ष्म विभाजन है मौसम का। क्या इन 6 ऋतुओं को किसी बड़े ग्रुप में, किसी बड़े समूह में बांटा गया है? हाँ, बिल्कुल। इन 6 ऋतुओं को 2 मुख्य कालों या अयन में बांटा गया है। ये सूर्य की गति पर आधारित है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन, ये नाम तो सुने हैं। जी, आयुर्वेद इन्हें क्रमशः आदान काल और विसर्ग काल कहता है। शास्त्र में आता है, शिशिराद्यास्त्रिभिस्तै विद्यादयनम उत्तरम आदानम च तदादत्ते नृणाम प्रतिदिनम बलम। और फिर आगे वर्षादयो विसर्गश्च यद बलम विसृजत्ते यम। आदान काल और विसर्ग काल, ये नाम थोड़े अलग हैं। इनका मतलब क्या है? ये नाम क्यों दिए गए हैं? देखिए, इनके नाम ही इनके प्रभाव को, इनके असर को दर्शाते हैं। आदान का मतलब है ले लेना। तो जो पहली 3 ऋतुएं हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये मिलकर आदान काल या उत्तरायण बनाती हैं। इस दौरान सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है और उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। प्रकृति में गर्मी और रूखापन, मतलब ड्राइनेस, वो बढ़ता है। शास्त्र कहता है कि इस समय सूर्य और हवा बहुत ज्यादा तीक्ष्ण, उष्ण और रूक्ष होते हैं। अच्छा। हाँ, और वो पृथ्वी की जो नमी है, जो सौम्यता है, उसको सोख लेते हैं। इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है और धीरे धीरे हमारा शारीरिक बल, हमारी एनर्जी, वो कम होती जाती है। इसीलिए इसे आदान काल कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति और शरीर का बल ले लेता है। समझ गया, बल को आदान कर लेता है। हाँ, और इस समय कड़वा, कसैला और चरपरा रस, मतलब बिटर, स्ट्रिंजेंट और पंजेंट टेस्ट्स, ये ज्यादा प्रभावी होते हैं। और इसके ठीक उलट विसर्ग का मतलब है दे देना या छोड़ना। तो जो बाद की 3 ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद, हेमंत,
ये मिलकर विसर्ग काल या दक्षिणायन बनाती हैं। इस दौरान सूर्य दक्षिण की ओर जाता है, उसकी गर्मी कम होती है और चंद्रमा की जो ठंडक है, सौम्यता है, उसका प्रभाव बढ़ता है। बादल, बारिश, ठंडी हवाएं, ये सब पृथ्वी की गर्मी को शांत करते हैं। प्रकृति में नमी और पोषण बढ़ता है और इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। धीरे धीरे शारीरिक बल बढ़ता है, इसीलिए इसे विसर्ग काल कहते हैं, क्योंकि ये बल देता है, विसर्ग करता है। अच्छा, तो ये बल देता है? जी, और इस समय खट्टा, नमकीन और मीठा रस मतलब सार, सॉल्टी और स्वीट टेस्ट्स ये प्रभावी होते हैं। अच्छा, तो ये जो आदान और विसर्ग काल हैं, ये सीधे सीधे हमारे शरीर की ऊर्जा या ताकत, जिसे आयुर्वेद में बल कहते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बल पूरे साल एक जैसा नहीं रहता होगा? बिल्कुल नहीं। बल में उतार चढ़ाव आता है, फ्लक्चुएशन होता है। अष्टांग हृदय में से बहुत साफ तौर पर बताता है, शीते अग्रम वृष्टि धर्मेल्पम बलम मध्यम तु शेष्यो सात। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि शीतकाल यानी हेमंत और शिशिर ऋतु में शारीरिक बल सबसे उत्तम, सबसे ज्यादा अग्रम होता है। ओके। वर्षा और ग्रीष्म ऋतुओं में बल सबसे कम, अल्पम होता है। सबसे कम गर्मी और बरसात में, हाँ। और जो बची हुई 2 ऋतुएं हैं, शरद और वसंत, उनमें बल मध्यम मध्यम रहता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। यानी सर्दियों में हम नेचुरली सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं और गर्मी बरसात में सबसे कमजोर। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका सीधा कनेक्शन आदान और विसर्ग काल से है। जैसा हमने अभी समझा, विसर्ग काल यानी वर्षा, शरद, हेमंत, इसमें शरीर धीरे धीरे बल इकट्ठा करता है, स्ट्रेंथ गेन करता है। ये जो गेन है, ये हेमंत और शिशिर में अपने पीक पर पहुंचता है। अच्छा। फिर जैसे ही आदान काल शुरू होता है, मतलब शिशिर का अंत, वसंत और ग्रीष्म, तो सूर्य की बढ़ती ताकत और रूखापन शरीर का बल धीरे धीरे कम करने लगते हैं। टीकाकार अरुण दत्त ने इसकी तुलना कृष्ण पक्ष के चांद से की है, जो रोज थोड़ा थोड़ा घटता है। अच्छा, जैसे चांद घटता है वैसे ही बल भी घटता है। बिल्कुल। और ये गिरावट ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में अपने न्यूनतम स्तर पर, मतलब सबसे कम हो जाती है। वसंत और शरद ऋतुएं इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच की हैं, ट्रांजिशन वाली, इसलिए उनमें बल मध्यम रहता है। तो ये समझना कि साल के किस हिस्से में हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत है और किस हिस्से में कमजोर, ये एक तरह से ऋतुचर्या का बेसिस हुआ, आधार हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का हम करें क्या? अगर हमारा बल बदल रहा है तो जाहिर है हमें अपनी जीवन शैली भी बदलनी होगी। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस मौसम से जब बल सबसे ज्यादा होता है। आपने बताया हेमंत ऋतु। सही पकड़ा। हेमंत ऋतु जो करीब नवंबर दिसंबर में आती है, जब बाहर ठंड बढ़ जाती है, तो क्या होता है? हमारा शरीर अपनी गर्मी को अंदर ही रोककर रखने लगता है। बाहर निकलने नहीं देता। हाँ, ठंड से बचने के लिए। जी। इससे हमारी जो पाचन अग्नि है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो बहुत तेज हो जाती है, बहुत प्रबल हो जाती है। आप इसे ऐसे समझे जैसे एक तेज भट्ठी जल रही हो अंदर। अब सोचिए, अगर इस तेज भट्ठी को सही और भरपूर ईंधन ना मिले, मतलब खाना ठीक से ना मिले, तो क्या होगा? वो खुद भट्टी को ही जलाने लगेगी, मतलब शरीर को ही नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल। आयुर्वेद यही कहता है, अगर इस प्रबल अग्नि को पर्याप्त भोजन रूपी ईंधन नहीं मिला, तो वो हवा के असर से शरीर के जो धातु हैं, मतलब टिश्यूज हैं, उन्हीं को पचाना शुरू कर देगी। श्लोक भी यही कहता है, बलिनः शीत समरोधाद हेमंते प्रबलोऽनलः भवत्यल्पेन्धनो धातुन स पचेद वायु निरतः। अरे, तो ये तो सीरियस बात है। हाँ, इसीलिए इस मौसम में सही खानपान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस शक्तिशाली अग्नि को सही दिशा देने और शरीर को पोषण देने के लिए क्या सलाह दी जाती है? क्या खाएं, क्या करें? आहार की बात करें तो मुख्य रूप से मधुर, मीठा, अम्ल, खट्टा और लवण, नमकीन रस वाले भोजन का सेवन करना चाहिए। शास्त्र कहता है, अतो हिमे अस्मिन् सेवेत स्वाद्वम्ल लवणात् रसान्। अतो हिमे अस्मिन् सेवेत स्वाद अम्ल लवणात् रसान्। मतलब पौष्टिक, भारी और गर्माहट देने वाले पदार्थ खाने चाहिए, जैसे नया अनाज, घी, तेल, चर्बी, गाढ़ा मांस का सूप या रस, दूध, मक्खन, घी और दूध से बनी दूसरी चीजें, और गुड़, गन्ने का रस जैसी मीठी चीजें।
बेसिकली शरीर को भरपूर पोषण देना है इस समय। ओके, और जीवन शैली में रहन सहन में क्या बदलाव? जीवन शैली में भी गर्माहट और पोषण पर ही जोर है। वात को शांत करने वाले तेलों से मालिश, जिसे अभ्यंग कहते हैं, सिर पर तेल लगाना, अपनी ताकत के अनुसार व्यायाम या जैसे पहले मल्लयुद्ध होता था वो करना, लेकिन खुली हवा में नहीं। नहाने धोने, शौच आदि के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल, गर्म और भारी कपड़े पहनना, ऊनी, रेशमी या लेदर के, कंबल या रजाई का अच्छे से उपयोग करना, गर्म जगहों पर रहना, जैसे आजकल घरों में अंदरूनी कमरे होते हैं या पहले तहखाने होते थे। सुबह की धूप सेकना बहुत अच्छा है। धूप सेकना, हाँ वो तो करते हैं सर्दियों में। बिल्कुल। और पैरों को हमेशा ढककर रखना, जूते या चप्पल पहनना, यहाँ तक कि सामाजिक जीवन में भी गर्मजोशी रखने की सलाह है। यानी हेमंत ऋतु का सार है शरीर की बढ़ी हुई शक्ति और पाचन क्षमता का सही इस्तेमाल करते हुए उसे भरपूर पोषण और गर्माहट देना। अच्छा, अब हेमंत के बाद आती है शिशिर ऋतु, जनवरी फरवरी वाली। इसमें क्या अलग होता है? शिशिर ऋतु काफी हद तक हेमंत जैसी ही है, लेकिन दो बातों का मुख्य फर्क है। एक तो इसमें ठंड और ज्यादा होती है, और दूसरा साथ में रूखापन, मतलब ड्राइनेस भी बढ़ने लगती है। ड्राइनेस क्यों? ठंड तो ठीक है, पर रूखापन? रूखापन इसलिए क्योंकि ये आदान काल की शुरुआत होती है। यादें हमने बात की थी, आदान काल रूखापन लाता है। हाँ। तो अष्टांग हृदयम कहता है, अयमेव विधिः कार्यः शिशिरेपि विशेषतः तदा हिष्येतम अधिकम रोक्षम चादान कालजम 17। मतलब हेमंत वाली ही दिनचर्या रखनी है, बल्कि और ज्यादा ध्यान से और सख्ती से करनी है। यानी ठंड भी ज्यादा और सूखापन भी ज्यादा। बिल्कुल। तो हेमंत वाले जो उपाय थे, खासकर स्निग्धता यानी ऑयलीनेस और उष्णता यानी वार्मथ वाले, उन पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। बिल्कुल ठीक है। अब शिशिर के बाद मौसम करवट लेता है और आता है वसंत यानी स्प्रिंग सीजन, मार्च अप्रैल। आपने शुरू में कहा था कि यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि वसंत में एक अलग ही चैलेंज सामने आता है। होता क्या है कि जो कफ दोष हेमंत और शिशिर में भारी, ठंडे और मीठे आहार के कारण शरीर में जमा हो गया था, वो इकट्ठा हो गया था। हाँ, सर्दियों में तो खाते ही हैं भारी। बिल्कुल। तो वो जमा हुआ कफ वसंत में सूरज की बढ़ती गर्मी से पिघलने लगता है। वसंतेर कांशु तापितः। पिघलना, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना, कफ शरीर से निकल जाएगा। नहीं, यहीं पर प्रॉब्लम है। ये जो पिघला हुआ कफ है, ये हमारी पाचन अग्नि को, हमारी जठराग्नि को मंद कर देता है, उसे दबा देता है। हत्वाग्निम। और इसके कारण कई तरह के रोग हो सकते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, शरीर में भारीपन, आलस आना। ये सब वसंत में आम है। शास्त्र कहता है, कफश्चितोह शिशिरे वसंतेर कांशु तापिता हत्वाग्निम कुरुते रोगान तस्तम त्वरया जयेत 18। मतलब इस बढ़े हुए कफ को जल्दी नियंत्रित करना, उसे जीतना बहुत जरूरी है। वसंत ऋतु एक तरह से शरीर की स्प्रिंग क्लीनिंग का समय है। समझ गया। तो वसंत का मुख्य लक्ष्य हुआ इस पिघले हुए, बिगड़े हुए कफ को शरीर से निकालना और उसे शांत करना। बिल्कुल सही। इसके लिए अनुशंसित क्रियाएं क्या हैं? शरीर से कफ निकालने के लिए तीक्ष्ण वमन, मतलब मेडिकेटेड उल्टी कराना, या नस्य, मतलब नाक में दवा डालना, ऐसे शोधन कर्म बताए गए हैं। अच्छा, ये तो चिकित्सक की देखरेख में ही होगा। हाँ, बिल्कुल। ये चीजें एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करनी चाहिए। आम लोगों के लिए आहार में बदलाव महत्वपूर्ण है। हल्का खाना खाएं, लघु और रूक्ष, मतलब ड्राई। स्वाद में तिक्त, कड़वा, कटु, चरपरा और कषाय, कसैला रस वाली चीजें ज्यादा लेनी चाहिए। ये रस कफ को सुखाते हैं, कम करते हैं। पुराना जौ या गेहूं और शहद का प्रयोग बहुत अच्छा माना गया है। शहद वसंत में? जी, शहद कफ को कम करने में मदद करता है। जीवन शैली में व्यायाम करना बहुत जरूरी है। उद्वर्तन, मतलब पाउडर से शरीर की सूखी मालिश करना, वो भी फायदेमंद है। और क्या टालना है? भारी, ठंडा, चिकना, खट्टा, मीठा भोजन और खासकर दिन में सोना, ये सब कफ बढ़ाते हैं, तो इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। दिन में सोना वसंत में मना है? हाँ, क्योंकि वो कफ बढ़ाता है। इस मौसम में ताजगी भरी एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे बगीचों में घूमना, दोस्तों के साथ समय बिताना, पीने के लिए आसव, अरिष्ट जैसी फर्मेंटेड हर्बल ड्रिंक्स, या बस शहद मिला पानी या अदरक का पानी पीना कफ को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो वसंत की स्प्रिंग क्लीनिंग के बाद मौसम पूरी तरह गर्म हो जाता है,
ग्रीष्म ऋतु, मई जून, यहाँ क्या होता है? यहाँ तो गर्मी ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। हाँ बिल्कुल। ग्रीष्म में सूर्य अपनी पूरी ताकत पर होता है, बहुत तेज। उसकी किरणें शरीर की नमी और ठंडक, जिसे आयुर्वेद में स्नेह और सौम्यता कहते हैं, उसको सोख लेती हैं। संक्षिप्त तीव्र स्नेह मरको। इस समय कफ तो स्वाभाविक रूप से कम होता है, लेकिन गर्मी और रूखेपन से वात दोष बढ़ने लगता है। और जैसा हमने पहले बात की थी, शरीर का बल भी इस मौसम में सबसे कम होता है। यानी चैलेंज है बाहरी गर्मी और अंदरूनी रूखेपन से निपटना, और वो भी तब जब शरीर की ताकत भी कम है। तो क्या करना चाहिए? क्या टालें और क्या अपनाएं? सही कहा। यहाँ मुख्य लक्ष्य है शरीर को ठंडा रखना और उसे नरिशमेंट देना, पोषण देना। टालने योग्य चीजें हैं ज्यादा नमक, चरपरा और खट्टा रस वाले भोजन, क्योंकि ये सब गर्मी बढ़ाते हैं। भारी व्यायाम और तेज धूप में रहना भी मना है। शराब से बचना चाहिए या फिर बहुत ही कम मात्रा में खूब सारा पानी मिलाकर पीना चाहिए, वरना ये शरीर में ड्राइनेस, वीकनेस, जलन और बेहोशी जैसी दिक्कतें कर सकती है। और अपनाने लायक क्या है? खाने में क्या खाएं? अपनाने योग्य है मुख्य रूप से मधुर रस वाला भोजन, मतलब मीठा, लेकिन भोजन हल्का हो, पचने में आसान। स्निग्ध हो, मतलब थोड़ा घी या तेल वाला, ताकि रूखापन ना बढ़े। शीतल हो, ठंडा, और द्रव मतलब लिक्विड या सेमी लिक्विड ज्यादा हो, जैसे ठंडा किया हुआ शाली चावल, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों का मांस, क्योंकि वो हल्का माना जाता है। ठंडे पानी से नहाकर या शरीर को भिगोकर शक्कर मिला हुआ सत्तू पीना बहुत अच्छा बताया गया है। पंचसार पनक जैसे फलों के शरबत, गुलाब से सुगंधित और कपूर मिला ठंडा पानी, और रात में भैंस का दूध पीना। भैंस का दूध, वो क्यों? क्योंकि भैंस का दूध गाय के दूध की तुलना में ज्यादा शीतल माना जाता है। अच्छा। और लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में, ठंडी जगहों पर रहना, हाँ, चंदन या खस का लेप लगाना, पतले और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना अच्छा माना गया है, खासकर ठंडे कमरे में या जहां पानी का फवारा चल रहा हो, जिसे धारा गृह कहते थे। अरे वाह। दिन में सोना अलाउड है गर्मी में। हाँ, क्योंकि शरीर कमजोर होता है और उसे आराम चाहिए। हाँ। ठंडे पानी, बगीचों और रात में छत पर चांदनी का आनंद लेना चाहिए। कुछ और भी ठंडक देने वाली चीजें बताई हैं, जैसे पानी से भीगे पंखे चलाना, मोतियों के हार पहनना, बच्चों या पालतू पक्षियों की मीठी आवाजें सुनना, और कमल नाल के कंगन पहने शीतल स्वभाव वाले साथियों का साथ भी गर्मी की थकान मिटाता है। वाह, क्या बात है। मतलब ग्रीष्म का सार है बाहरी गर्मी का मुकाबला अंदरूनी ठंडक, नमी और पोषण से करना, और शरीर को भरपूर आराम देना। गर्मी की इस तपिश के बाद आती है वर्षा ऋतु, जुलाई अगस्त। ये मॉनसून का मौसम राहत तो लाता है, पर आयुर्वेद इसे कैसे देखता है? क्या ये सेहत के लिए अच्छा है? वर्षा ऋतु थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ी जटिल है। एक तरफ गर्मी से राहत जरूर मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ कई नई चुनौतियां जाती हैं। पहली बात तो ये कि आदान काल के असर से शरीर पहले ही कमजोर होता है। हाँ, वो बल कम वाली बात। जी। दूसरी, इस मौसम में पाचन अग्नि और भी मंद पड़ जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। वो क्यों? बारिश में तो भूख ज्यादा लगती है कभी कभी। लगती है, पर पाचन शक्ति कमजोर होती है। इसका कारण है वातावरण में नमी बहुत बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी, जमीन से भाप उठती है, पानी जो है वो स्वाभाविक रूप से थोड़ा अम्लीय, एसिडिक हो जाता है, और हवा भी अचानक ठंडी और नम हो जाती है। तो इन सब का शरीर पर क्या असर होता है? इन सभी कारणों से शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त, कफ, बिगड़ने लगते हैं। खासकर वात दोष बहुत बढ़ जाता है। आप सोचिए, बाहर इतनी नमी है, अस्थिरता है, हवा चल रही है, तो शरीर के अंदर भी पाचन और बाकी सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बारिश में बाहर जमीन गीली और कीचड़ भरी हो जाती है, वैसे ही शरीर के अंदर भी एक तरह की अतिरिक्त नमी, जिसे क्लेद कहते हैं, वो बढ़ जाती है, और पाचन की जो आग है वो धीमी पड़ जाती है। तो ये तो सेहत के लिए काफी नाजुक, मतलब डेलिकेट टाइम हुआ। इसका सामना कैसे करें? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल समय होता है सेहत के लिए। यहाँ मुख्य लक्ष्य दोहरा है। पहला, जो दोष बिगड़ गए हैं, खासकर वात, उन्हें शांत करना। और दूसरा, जो पाचन अग्नि मंद पड़ गई है, उसे फिर से मजबूत करना, उसे बढ़ाना। शास्त्र कहता है ऐसी चीजें अपनाएं जो साधारण हो, मतलब तीनों दोषों को बैलेंस करें, और जो ऊष्मा का तेजन करें, मतलब अग्नि को बढ़ाएं। अच्छा, तो क्या करना चाहिए?
क्रियाओं में शरीर की शुद्धि मतलब पंचकर्म वगैरह, उसके बाद बस्ती कर्म जो एक तरह का मेडिकेटेड एनेमा होता है, खासकर वात के लिए, उसकी सलाह दी गई है। लेकिन ये सब वैद्य की सलाह से ही करना चाहिए। आम लोगों के लिए आहार में क्या करें? पुराने अनाज खाएं, जैसे पुराना जौ, गेहूं। नया अनाज इस मौसम में भारी हो सकता है। मांस रस अगर लेते हैं तो अच्छी तरह पका हुआ, संस्कारित हो। जांगल मांस मतलब जो जंगली पशु पक्षी होते हैं, उनका मांस हल्का माना जाता है। मूंग जैसी दालों का औषधीय सूप पीना अच्छा है। और कुछ खास? हाँ, शहद का इस्तेमाल सीमित मात्रा में अच्छा बताया गया है। शहद शरीर की अतिरिक्त नमी को सुखाने में मदद करता है। पीने के लिए पानी हमेशा उबाल कर पिएं या फिर बारिश का साफ पानी इकट्ठा किया हो तो वो इस्तेमाल करें। भोजन आसानी से पचने वाला हो। हाँ, एक बात है, जिन दिनों बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, उन दिनों भोजन में थोड़ा खट्टा, नमकीन और घी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात को कंट्रोल करने में मदद करता है। और जीवन शैली क्या नहीं करना चाहिए? जीवन शैली में नदी का पानी पीने से बचना चाहिए क्योंकि वो गंदा हो सकता है। उदम मंथ मतलब पानी में सत्तू घोलकर पीना, वो भी इस मौसम में भारी हो सकता है। दिन में सोना मना है। ज्यादा मेहनत करना और धूप में घूमना भी अवॉइड करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अपने आसपास सफाई और सूखापन रखें, नमी से बचें, सुगंधित चीजों का प्रयोग करें, साफ और धूप में सुखाए हुए कपड़े पहने और अगर संभव हो तो ऊंचे हवादार मकानों में रहें ताकि सीलन और नमी से बचाव हो सके। तो वर्षा ऋतु का सार हुआ पाचन को संभालना और बढ़े हुए दोषों, खासकर वात को नियंत्रित करना, ताकि शरीर इस नम और अस्थिर मौसम का सामना ठीक से कर सके। अब वर्षा के बाद आती है शरद ऋतु, सितंबर अक्टूबर। मौसम बहुत सुहाना होने लगता है, धूप भी अच्छी खिलने लगती है। क्या ये सेहत के लिए अच्छा समय है? मौसम जरूर सुहाना होता है, इसमें कोई शक नहीं, पर आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु में एक खास समस्या सिर उठाती है और वो है पित्त दोष का बढ़ना। पित्त? वो क्यों? होता यह है कि वर्षा ऋतु में शरीर में जो पित्त स्वाभाविक रूप से जमा होता है, वो शरद ऋतु में अचानक जब तेज धूप निकलती है तो भड़क उठता है, प्रकुपित हो जाता है, क्योंकि शरीर वर्षा की ठंडक का आदी हो चुका होता है। और फिर जब अचानक गर्मी बढ़ती है तो पित्त बिगड़ जाता है। ये श्लोक 49 में साफ कहा गया है, वर्षा शीतो चितांगानाम सह सैवार कश्म भी तप्तानाम शरदी कुप्यते पित्तम। ओह, तो जैसे वसंत में कफ की प्रॉब्लम थी, वैसे शरद में पित्त की। यस, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। बिल्कुल। शरद ऋतु का मुख्य लक्ष्य है इस बढ़े हुए पित्त को शांत करना। इसके लिए क्रियाएं बताई गई हैं, जैसे विरेचन मतलब मेडिकेटेड पर्गेशन और रक्त मोक्षण मतलब ब्लड लेटिंग। साथ ही तिक्त यानी कड़वे स्वाद वाले औषधीय घी का सेवन पित्त को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय माना गया है। और खाने पीने में क्या ध्यान रखें? आहार में ऐसे रस लेने चाहिए जो पित्त को कम करें। कौन से? तिक्त, कड़वा, मधुर, मीठा और कषाय, कसेला। भोजन तभी करें जब तेज भूख लगी हो और वो हल्का हो, आसानी से पच जाए। अच्छे आहार में शाली चावल, मूंग दाल, शक्कर, आंवला, परवल, शहद और जांगल मांस शामिल हैं। ये सब पित्त को शांत करने में मदद करते हैं। आपने पानी के बारे में कुछ खास बताया का पहले? हाँ, शरद ऋतु के लिए पानी के बारे में एक बहुत ही खास बात कही गई है, हंसोदक का प्रयोग। हंसोदक? ये क्या होता है? हंसोदक वो पानी है जो दिन में सूरज की किरणों से तपता है और रात में चंद्रमा या तारों की शीतल किरणों से ठंडा होता है। ऐसा माना जाता है कि आसमान में जब अगस्त्य तारे का उदय होता है तो ये पानी स्वाभाविक रूप से विषरहित हो जाता है। अच्छा। ऐसा पानी शुद्ध, निर्मल, दोषों को जीतने वाला, न चिपचिपाहट पैदा करने वाला और न रूखापन लाने वाला होता है। इसे पीने और नहाने वगैरह में अमृत के समान फायदेमंद बताया गया है। हंसोदक, ये तो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। और जीवन शैली में क्या बदलाव करें पित्त शांत रखने के लिए? जीवन शैली में शरीर पर चंदन, खस, कपूर का लेप लगाना, मोतियों की माला पहनना, हल्के और साफ कपड़े पहनना और शाम के समय चांदनी रात का आनंद लेना फायदेमंद है। लेकिन कुछ चीजों से बचना भी है, जैसे ओस में घूमना, क्षार यानी एल्कलाइन चीजों का ज्यादा सेवन, पेट भरकर खाना, तेज शराब पीना, दिन में सोना और पूर्व दिशा से आने वाली हवा, जिसे पुरोवात कहते हैं, उससे बचना चाहिए क्योंकि ये सब पित्त बढ़ा सकते हैं। कमाल है।
मतलब हर मौसम की अपनी चुनौती और अपना समाधान आयुर्वेद ने बताया है। ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या इन सभी ऋतुओं की चर्या का कोई शॉर्ट में कोई संक्षिप्त सार है? हाँ, हाँ। ग्रंथ में आखिर में एक तरह का समरी या संक्षिप्त मार्गदर्शन भी दिया गया है। अगर हम रसों यानी टेस्ट्स की बात करें तो हेमंत, शिशिर और वर्षा में पहले 3 रस यानी मधुर, अम्ल, लवण प्रमुखता से लें। ओके, मीठा, खट्टा, नमकीन। हाँ, वसंत में अंतिम 3 रस यानी तिक्त, कटु, कषाय प्रमुखता से लें। कड़वा, चरपरा, कसैला। जी, ग्रीष्म में सिर्फ मधुर रस प्रमुखता से लें। गर्मी में मीठा। हाँ, और शरद में मधुर, तिक्त, कषाय रस प्रमुखता से लें। मीठा, कड़वा, कसैला। ठीक है। और अगर भोजन के गुणों की बात करें, मतलब क्वालिटीज की, तो शरद और वसंत में रूक्ष यानी ड्राइनेस लाने वाला भोजन प्रमुख है। बाकी ऋतुओं में यानी हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा में स्निग्ध यानी चिकनाई वाला भोजन प्रमुख है। और अगर तापमान की बात करें तो ग्रीष्म और वर्षा के अंत में शीतल यानी ठंडा भोजन या पेय प्रमुख है। गर्मी और बारिश के बाद ठंडा। हाँ, और बाकी ऋतुओं में यानी हेमंत, शिशिर, वसंत, शरद में उष्ण यानी गर्म भोजन या पेय प्रमुख हैं। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ एक लेकिन छुपा हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें उस मौसम में बाकी रसों या गुणों को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, जैसे गर्मी में सिर्फ मीठा ही खाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो आयुर्वेद का संतुलन का सिद्धांत है। शास्त्र खुद कहता है, नित्यम सर्व रसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यम मृतावृतों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें रोजाना सभी 6 रसों का सेवन करना चाहिए। एक बैलेंस डाइट के लिए ये जरूरी है, लेकिन उस विशेष ऋतु के लिए जो रस या गुण बताए गए हैं उनका सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, उन पर जोर ज्यादा देना चाहिए। अच्छा, मतलब पूरी तरह छोड़ना नहीं है, बस प्रोपोर्शन बदलना है। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना है कि ये एक सामान्य नियम है। इसे व्यक्ति की अपनी प्रकृति क्या है, वात, पित्त या कफ, और वो किस जगह रहता है, वहाँ का माहौल कैसा है, उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, संतुलन और इंडिविजुअल जरूरतें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जब एक मौसम खत्म हो रहा हो और दूसरा शुरू हो रहा हो, वो जो ट्रांजिशन का टाइम होता है, तब क्या करें? क्या पहली तारीख से ही नई ऋतु की चर्या शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद अचानक बदलाव के सख्त खिलाफ है। शरीर को धीरे धीरे अडेप्ट करने का समय देना चाहिए। इसके लिए ऋतु संधि का सिद्धांत बताया गया है। ऋतु संधि मतलब ऋतुओं का जॉइंट? हाँ, कह सकते हैं। संधि मतलब जुड़ाव या मिलन। श्लोक है, ऋत्वोर अन्त्यादि सप्ताह ऋतु संधि ऋति स्मृतः तत्र पूर्व विधिस्त्याज्य सेवनीयो परः क्रमात् असात्मेजाहि रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? इसका मतलब है कि पिछली ऋतु का आखिरी हफ्ता यानी 7 दिन और आने वाली ऋतु का पहला हफ्ता यानी 7 दिन, ये जो कुल 14 दिन का समय है, इसे ऋतु संधि कहते हैं। इस दौरान हमें पिछली ऋतु की जो आदतें थीं, जो खान पान था, उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप छोड़ना चाहिए और आने वाली ऋतु की आदतों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनाना चाहिए। ओ, मतलब ग्रेजुअल चेंज। एग्जैक्टली, ग्रेजुअल अडेप्टेशन। अगर हम अचानक से सब कुछ बदल देंगे तो शरीर उसे झेल नहीं पाता और असात्म्यता जनित रोग हो सकते हैं, मतलब ऐसे रोग जो बॉडी के अडेप्ट न कर पाने की वजह से होते हैं। तो एकदम से डाइट या रूटीन नहीं बदलना है? बिल्कुल नहीं। टीकाकार अरुण दत्त ने उदाहरण भी दिया है कि कैसे इन 14 दिनों में भोजन की मात्रा को धीरे धीरे बदला जा सकता है। जैसे पहले दिन पुरानी ऋतु का 3/4 और नई का 1/4 हिस्सा खाएं, फिर धीरे धीरे नई ऋतु के भोजन का अनुपात बढ़ाते जाएं। ये क्रमिक अनुकूलन बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातचीत सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋतुचर्या सिर्फ कुछ नियमों की एक लिस्ट नहीं है कि ये करो, ये मत करो। ये तो प्रकृति के साथ एक तरह का संवाद है, एक डायलॉग है। ये समझना कि बाहर जो बदलाव हो रहे हैं उनका हमारे अंदर क्या असर हो रहा है और फिर उसी के अनुसार अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे समझदारी भरे बदलाव करना है। मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ और जो व्यक्तिगत अनुकूलन है, मतलब पर्सनलाइज्ड अप्रोच, उस पर जोर देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। लक्ष्य है संतुलन बनाए रखना, और ये संतुलन प्रकृति के चक्रों को समझकर और उनके साथ सचेत रूप से कॉन्शियसली तालमेल बिठाकर ही हासिल किया जा सकता है। यही अच्छे स्वास्थ्य की और सही मायने में स्वस्थ होने की कुंजी है। स्वस्थ का मतलब ही है स्व में स्थित होना, यानी अपने आप में केंद्रित और संतुलित रहना।
हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की तारीख है गुरुवार 25 अक्टूबर 2025। अगर हम माघ मास से गणना करें तो ये शरद ऋतु का समय चल रहा है। तो आप सोचिए, इस प्राचीन ज्ञान की रोशनी में क्या कोई एक छोटा सा बदलाव है जो आप आज अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, जो शरद ऋतु के अनुकूल हो? क्या प्रकृति के इस लय पर ध्यान देने और उसके साथ कदम मिलाने से हमारे अंदर एक जुड़ाव की, एक बेहतर महसूस करने की भावना बढ़ सकती है? जरूर सोचिएगा।